स्टूडेंट्स, वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेसन 3 जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेसन 3 आरंभिक नगर यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ इस चैनल पर सीडीपी भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है सीडीपी। आप सभी को जो भी सीडीपी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सीडीपी लिखकर टाइप कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सीडीपी भी पढ़ना चाहते हैं। तो हम बहुत ही जल्द सीडीपी का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 आरंभिक नगर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर एनसीईआरटी का लेसन जब स्टार्ट होता है तो पहले उसे किसी स्टूडेंट की कहानी से जोड़ा जाता है। तो ये एनसीईआरटी की एक स्ट्रेटजी है। तो आइए देखते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। यानी कि एक खंडहर था जहाँ पर लोग जाने से डरते थे क्योंकि वो बहुत पुराना था। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इतने पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव आखिर क्यों हो सकता है। अब देखते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की क्या कहानी है? अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यानी एक पूरा स्थल मिला। अब कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उसकी हड़प्पा जो है वो है क्या। हड़प्पा एक जगह का नाम है। उस जगह का नाम प्राचीन काल में क्या था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसका नाम पुरातत्वविदों ने हड़प्पा रखा हुआ है। ठीक है, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी कि अब वो पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, जो हड़प्पा एरिया है वो। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब उन्होंने उससे क्या काम लिया कि वहाँ जो ईंटें लगी हुई थी वो इतनी मजबूतें थी कि रेलवे लाइन बिछाने के काम आने लगे वो। ठीक है, तो जिन्होंने इस जगह को ढूंढा वो लोग वहाँ से ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि उसके बाद 80 साल बाद पुरातत्वविदों को वो जगह मिली और उनको पता चला कि इतनी पुरानी जगह यहाँ पर उपस्थित है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरे स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी उस जनरेशन की जो भी चीज़ें मिली उसको हड़प्पा कालीन माना गया। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें उन इमारतों को कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी जो हड़प्पा की जो इमारतें मिली थी उनका निर्माण 4700 साल पहले, 4700 साल पहले लगभग हुआ रहा होगा। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो हड़प्पा कालीन नगर मिले, हड़प्पा सभ्यता तो उनकी विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। अब इसमें से कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको आप डिटेल से पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाले हिस्से को क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को क्या कहा? निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी और पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। यानी सोचिए पहले ज़माने कितने अच्छे से काम किया जाता था, कितनी अच्छे क्वालिटी की ईंटें बनाई जाती थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई
इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यानी पानी के रिसाव रोकने के लिए उसमें क्या किया गया था, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। वाह, क्या कारीगरी थी उस टाइम की। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी कि एक विशेष तालाब था जहाँ पर विशिष्ट नागरिक यानी कि उस समय के प्रतिष्ठित लोग विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंग और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। इसको नोट कीजिएगा, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंग और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, यानी उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर जो भारत देश है उसके पश्चिमी एरिया में रहा। जो भी ये जो पश्चिमी एरिया आप देख रहे होंगे वहीं भारत के पश्चिम में ही प्रारंभिक नगर बसे होंगे। अब यहाँ पर दिया गया है महान स्नानागार। ये है मोहनजोदड़ो का एक महान स्नानागार। देखिए इसकी जो कारीगरी है कितनी बेहतरीन है। इसको देखकर ही पता लगता है कि इसकी जो संरचना है वो कितना अच्छा है और कितना मजबूत रहा होगा। इसे ईंटों को चुन चुन करके ही इसको तैयार किया गया है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, उस समय का आर्किटेक्चर भी कितना खूब रहा हजारों साल पहले। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, बताओ। एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अब है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों को शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुओं को लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वालों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँवों में रहते थे? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाले हैं, ये नालों की सफाई के लिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ऊपर में एक कुआं है। बाईं ओर हड़प्पा की एक मुहर है। ये क्या है?
एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। अब इसके दाईं ओर क्या है, पक्की मिट्टी के खिलौने जो हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी के खिलौने हैं बच्चों के खेलने के लिए। अब पढ़ते हैं नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है ऊपर पत्थर के बाट। देखो देखिए वहाँ पर वजन करने के लिए पत्थर के बाट बनाए जाते थे। आज के समय में लोहे के बाट बनाए जाते हैं, हाफ kg, 1 kg, 2 kg के। उस समय पत्थर के बाट बनाए जाते थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कर्निलियन पत्थरों के बनाए गए थे। अब ये आपको नोट करके रख लेना है। इनमें से कई कर्निलियन पत्थरों के बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके भी छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। ये देखिए ये जो है मनके हैं। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये देखिए ये जो है कढ़ाईदार वस्त्र पहने इसे दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसको नोट कीजिएगा। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले थे। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत का संकेत देती हैं। यानी कि वहाँ फेयंस से बनी जो तकलियां सूत कताई का संकेत देती थी। यानी कि वहाँ सूत काटने का भी काम किया जाता था। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। यानी कि वो जो सामान पाए गए हैं उनमें से अधिकांश का निर्माण वहाँ के एक्सपर्ट लोगों ने किया रहा होगा। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। इससे पहले जो हम लोगों ने एक मूर्ति का चित्र देखा उसकी बात की गई है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब फेयंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यानी कि फेयंस क्या था? फेयंस को कृत्रिम तौर पर तैयार किया जाता था। अब है कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं से मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। उनको दूर दूर से खरीद करके लाते थे। कच्चे माल। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात
संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। इसको नोट कीजिएगा। राजस्थान से क्या लाते थे? तांबा लाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाया जाता था? तांबे बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती थी? टीन मिलाई जाती थी। माफ़ कीजिएगा, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन धातु मिलाई जाती है और इसका आयात जो है ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था? इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरा एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? अब इन खिलौनों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसी तरह के यातायात के साधन उस समय विकसित रहे होंगे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये सभी चीज़ें उगाते थे। देखिए, इसको नोट कीजिएगा। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, ये 7 चीज़ें थी वो उगाते थे। ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि ये प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब आगे है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ठीक है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे ही स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। लोथल कहाँ पर बसा हुआ था? लोथल एक ऐसा नगर था जो ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहर बंदी गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप मिले हैं। अब यह लोथल का बंदरगाह। ठीक है, ये लोथल का बंदरगाह है जहाँ पर नौकाएं आती जाती रही होंगी। बंदरगाह रहा होगा यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। ठीक है। अब है यहाँ पर एक इमारत मिली है। कहाँ? लोथल के बंदरगाह के पास। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता रहा होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहर पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं।
अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य, और ये बताया गया कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल आयात काफ़ी कम हो गया। कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब आखिर क्यों हुआ? आखिर ये सब क्यों हुआ? सभ्यता का अंत कैसे हुआ और क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के लिए बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कहने का मतलब वो जो हड़प्पा सभ्यता उसका नष्ट वो कैसे खत्म हुआ होगा। कई चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नदियाँ सूख गई होगी, बाढ़ आ गई होगी। कुछ इलाकों में नदियाँ सूख गई होगी, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। जंगल के विनाश हो गए होंगे। मवेशियों को खिलाने के लिए चारा नहीं रहा होगा। यानी कई तरह के कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुआ। अब है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इनके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। यानी हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हुआ होगा उसके 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अब अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। यहाँ अन्यत्र दिया हुआ है, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। मैं अपने पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था और इस बार मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको एक एटलस की ज़रूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको एक एटलस, अगर आपके पास नहीं है तो आपको ख़रीद लेना है। आपको एटलस से बहुत मदद मिलेगी अपना हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ने में। ठीक है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी होंगी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। मिस्र की कहानी आप लोगों ने मूवीज़ में देखी होंगी। उनके शवों के साथ और भी कई चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और भी जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? क्या पता, उस समय की मान्यता यही रही। ठीक है, तो हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। और यहाँ पर इसके कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले। इन सब को आपको याद रखना है, अपने नोट्स में भी इसको लिख करके रखना है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले, 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। इन सब से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, बार बार देखिएगा और इन जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उनको सॉल्व करने का आप कोशिश कीजिएगा। ये सही मिलान को आप मिलान करिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर 3 आज हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर 3 आरंभिक नगर ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको CDP पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में CDP टाइप कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप CDP पढ़ना चाहते हैं।
तो इसके हिसाब से हम बहुत ही जल्द CDP की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लिए रहें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।